ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। नज़र सबको आ रही? जी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, आज जो हम जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आप लोगों के पोस्टारन का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके जो क्रेडिट आर्स है वो भी ज़्यादा है और आपकी जो जीपीए बनती है तो वो इसी सब्जेक्ट की वजह से बनती है। इसको जो है ना, इस एडवांस कंसेप्ट के नर्सिंग के नाम से भी याद करते हैं और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी इसको याद किया जाता है। तो ये दोनों जो है एक ही चीज़ है, ठीक है? लेकिन जो पोस्टारिन और बीएसएन के जो कोर्स है वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत जो है डिफरेंट होते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है, बाकी सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इंशाल्लाह ये मेरा पूरा यकीन है कि अगर आप लोग इसको यहाँ पर सीखे तो बाकी कोई भी चीज़ आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो स्लाइड्स आपके पास, जो ये टॉपिक एमसीक्यूज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसी से ही आप लोगों का पूरा पेपर जो है वो 100% आने वाला है। शर्त सिर्फ ये है कि आप लोगों ने इसको समझ के याद करना होगा। तो हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 1 हमारे साथ मौजूद है पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट एंड नर्सिंग का इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग प्रोसेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल यूनिट है आप लोगों के एडवांस कंसेप्ट नर्सिंग सब्जेक्ट का, ठीक है? इसमें हम नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज को देके, एमसीक्यूज नंबर 1 में कहते हैं कि डैश इज अ सिस्टमैटिक रेशनल मेथड, ठीक है, ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक सिस्टमैटिक मेथड के ज़रिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं एक पेशेंट के लिए, और उसी प्लानिंग के मुताबिक फिर हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, उस पेशेंट को हम फिर केयर देते हैं। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। देखिए, नर्सिंग प्रोसेस जो है ये टोटल 5 स्टेप पर मुश्तमिल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। टोटल नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप्स है? कितने स्टेप्स? 5 5 स्टेप्स है। काइंडली रिस्पॉन्स मुझे दिया करें जब मैं आप लोगों 5 से है सर, पूछूं। 5। 5 स्टेप्स है। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे साथ नर्सिंग असेसमेंट, दूसरे नंबर पर नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरे नंबर पर असेसमेंट, हमारे साथ डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन जिसे प्लानिंग हम नर्सिंग डेवलप, प्लानिंग कहते हैं, और चौथे नंबर पर हमारे साथ नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन है, और आखिर में इम्प्लीमेंटेशन, हमारे साथ नर्सिंग इवॉल्वेशन है। तो इवैल्यूएशन। ये 5 स्टेप्स जो है आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यूज में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस ये हमारे साथ एक सिस्टमेटिक रेशनल मेथड होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के मुताबिक हम नर्सिस जो है क्या करते हैं, पेशेंट को केयर देते हैं। तो ये जो हमारे साथ सिस्टमेटिक रेशनल मेथड है, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। एमसीक्यूज 2 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज 2 में कहते हैं कि डैश इज असेसमेंट ड्यूरिंग एनी क्राइसिस, फॉर एग्जांपल रिपीट असेसमेंट ऑफ पर्सन एयरवे ब्रीथिंग स्टेटस एक्सेट्रा। तो इसके देखिए ये डिफिनीशन को, इस एमसीक्यूज को समझे। कहते हैं कि वो असेसमेंट जो कि हम इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में करते हैं, जिसमें हमने क्या करना होता है, ओवरऑल जो पेशेंट की कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री होती है उसको हमने नहीं देखना होता है, बल्कि पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशन हमें नज़र आ रही होती है, वो जो क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, तो उस सिचुएशन के मुताबिक ही हम उसकी एग्जामिनेशन करके उसको डायरेक्टली उसी टाइम क्या करते हैं, इमरजेंसी केयर देते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह की जो असेसमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल अल्फाज में इसको हम इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। इमरजेंसी इनिशियल असेसमेंट। असेसमेंट ये वो असेसमेंट होती है जब फॉर द फर्स्ट टाइम एक पेशेंट आपके पास आते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम आप उस पेशेंट के साथ मिलते हैं, आप अपनी इंट्रोडक्शन उनको कराते हैं, वो आपको कराते हैं, आप उनसे सर से लेकर पाँव तक पूरी डिटेल के साथ उनसे आप क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। टाइम लैप्स असेसमेंट से मुराद ये है
कि फर्स्ट टाइम आपने असेसमेंट कर दी, फिर आप उनको कहते हैं कि आपने जो है ना 1 हफ्ते बाद आना है, या आपने जो है ना 1 महीने बाद आना है, या 6 महीने बाद आना है, तो दरमियान में एक वक़्फ़ा आ रहा है। तो इस वजह से हम इसको टाइम लैप्स असेसमेंट कहते हैं। इमरजेंसी असेसमेंट मतलब ये है कि क्रिटिकल सिचुएशन में आपके पास पेशेंट आए हैं, तो आप उनसे इनिशियल असेसमेंट नहीं ले सकते, बल्कि आप उनकी कंडीशन को देखते हुए जस्ट उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसी टाइम उनको केयर देना शुरू कर देते हैं। और फोकस असेसमेंट ये वो असेसमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन से रिलेटेड हम पेशेंट से डेटा गैदर करते हैं, तो इसको हम फोकस असेसमेंट कहते हैं। तो आपके लिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है, ऑप्शन सी जो है ये हमारे साथ क्या है, करेक्ट है। सही है। अच्छा जी, एमसीक्यूज 3 में कहते हैं कि डैश इज द एक्ट ऑफ डबल चेकिंग और वेरीफाइंग डेटा टू कंफर्म दैट दे आर एक्यूरेट। आप लोगों ने हॉस्पिटल में काम किए होंगे, हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, जब भी आप किसी किस्म की मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं, तो मेडिकेशन देने से पहले आप उस मेडिसिन को क्या करते हैं, चेक करते हैं, उस पेशेंट को आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो मेडिसिन आप ले रहे थे, तो उस टाइम भी उस मेडिसिन को चेक किया गया था कि हाँ यही मेडिसिन चाहिए। अब आप इसको दोबारा चेक कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डबल चेकिंग। और इसके लिए जो हेल्थ असेसमेंट में जो टर्म यूज होता है, इसको कहते हैं वैलिडेटिंग द डेटा। वैलिडेटिंग द डेटा मतलब ये है कि आप किसी चीज को डबल चेक करते हैं, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हो जाए कि जो चीज हमें चाहिए थी, हाँ वो ये वही चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपके साथ क्या है, करेक्ट आएगा। इसके बाद हमारे साथ एमसीक्यूज 4 है। कहते हैं कि पोटेंशियल फॉर एनहांस ऑर्गेनाइज इन्फेंट बिहेवियर इज, पोटेंशियल फॉर एनहांस ऑर्गेनाइज इन्फेंट बिहेवियर। एक इन्फेंट है, ठीक है, एक बच्चा है। देखिए, इन्फेंट और न्यूनेट का जो डिफरेंस है वो आपको पता होगा। न्यूनेट हम उस बच्चे को कहते हैं जो कि पैदाइश से लेकर 28 डेज के जितने भी बच्चे होते हैं, 28 डेज के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, तो इस उम्र के बच्चों को हम न्यूनेट्स कहते हैं। फिर 1 महीने से लेकर 1 साल के एज के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, इनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो कहते हैं कि हम जो है, हमारे साथ एक इन्फेंट बिहेवियर है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज इन्फेंट बिहेवियर है। तो उसमें जो है ना किसी भी किस्म की जो है चेंजेस आने का क्या हो, खदशा हो, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस आने का खदशा हो, एबनॉर्मेलिटी आने का खदशा हो, तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है, मतलब ये है कि एक इवेंट जो है वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर उसको हम सही तरह से केयर ना दे, या उसका हम सही तरह से ख्याल ना रखें, तो उसके होने का खदशा पैदा हो जाता है। तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की डायग्नोसिस को हम रिस्क डायग्नोसिस कहते हैं। एक होती है एक्चुअल डायग्नोसिस, एक होती है रिस्क रिस्क डायग्नोसिस या पोटेंशियल डायग्नोसिस। एक्चुअल डायग्नोसिस जो कि पेशेंट को हकीकत में वो बीमारी हो चुकी होती है, उसकी वो कंडीशन करंटली वो होती है, तो उसको कहते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। पोटेंशियल या रिस्क डायग्नोसिस से मुराद ये है कि अभी उनको वो बीमारी नहीं हुई है, लेकिन अगर हमने थोड़ी सी भी एहतियात ना बरती, तो उनको वो बीमारी होने का खदशा पैदा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिस्क डायग्नोसिस। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर इसको आप लोग याद करें, ठीक है, देखिए इस लेक्चर के दौरान हम बेसिक टर्म्स को डिफाइन भी कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज के साथ साथ जो है ना, आप लोग बेसिक टर्म्स की जो डिफिनीशन है वो भी आप लोगों को सीखने को मिल रही है, तो डबल फायदा आप लोगों को हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे, फिर आप खुद ही कहेंगे कि सर आपने जो बात की थी वो बिल्कुल आपने ठीक कही थी। एमसीक्यूज 5 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज 5 में कहते हैं कि डिश इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग नर्सिंग स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट, रिड्यूस और इलिमिनेट द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब ये है, कहते हैं कि वो अमल जिसमें हम फ्यूचर
के हवाले से क्या करते हैं, मुख्तलिफ तजावीज़, मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो है उसको अपने लिए सेट करते हैं, ताकि हम पेशेंट के जितने भी सेहत के हवाले से मसाइल है उसको हम ख़त्म कर सकें। एलिमिनेट से मुराद ख़त्म करना, रिड्यूस से मुराद कम करना, प्रिवेंट से मुराद बचाना। सो वो कौन से प्रोसेस होता है जिसमें हम सेहत से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, या उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए तदाबीर अपनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नर्सिंग प्लानिंग। तो प्लानिंग। स्टार्ट में ही मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ देयर आर 5 फेजेस इन द नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारे साथ 5 फेजेस होते हैं, और यहाँ पर अब हम फेज नंबर 3 की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की। ठीक है? अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में कहते हैं कि प्लेन ongoing purposeful activities in which client and healthcare professionals determine whether or to what degree the client goal have been met। अच्छा जी, यहाँ पर अब इवाल्वेशन की बात हो रही है। इवाल्वेशन ये हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस का वो लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमने जब केयर स्टार्ट की थी, तो केयर स्टार्ट करने से पहले हमने पेशेंट की कंडीशन जो थी वो हमने क्या की थी, मॉनिटर की थी। मतलब बिफोर ट्रीटमेंट हमने पेशेंट की कंडीशन को देखा था, चेक किया था। अब आफ्टर ट्रीटमेंट जो है हम उनकी कंडीशन को चेक करते हैं कि आया हमने पेशेंट को जो केयर दी है, तो आया इस केयर को देने के बाद पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें बेहतरी आई है या नहीं। तो पहला काम ये हो गया जो कि हम इवाल्वेशन में करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, दूसरा काम हम ये करते हैं कि हमने नर्सिंग प्लानिंग के दौरान जो प्लानिंग बनाए थे, जो ऑब्जेक्टिव या जो गोल हमने सेट किए थे, तो आया वो पूरे गोल्स हमने पेशेंट पर अप्लाई किए हैं या नहीं किए, आया कोई गोल तो हमारा मिस नहीं हुआ है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं। तो इवॉल्वेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लेन ऑन गोइंग पर्पसफुल एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं कि आया हम पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, या पेशेंट की कंडीशन उसी तरह से ही ख़राब है। तो ये हमारे साथ कौन सा फेज़ है, इवॉल्वेशन है। क्लियर है? अच्छा जी, एमसीक्यू 7 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यू 7 में कहते हैं कि द पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन, द डेटा बी क्लासिफाई। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ों की बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। डेटा की जो है हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म है, कॉमनली दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव डेटा, एक ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में हमारे साथ जो है ना सिम्टम्स साइंस आते हैं। साइंस से मुराद ये है कि वो चीज़ें, वो क्या कहते हैं, निशानात जो कि आप जब पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट को देखते ही आपको क्लियर हो जाता है कि क्या हो रहा है पेशेंट के साथ। तो इसको हम साइन कहते हैं। तो साइन जो है ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव डेटा में आता है। वो डेटा जिसको हासिल करने के लिए हमें पेशेंट से जो है ना बात नहीं करनी पड़ती, या पेशेंट को बताने की ज़रूरत ना पड़े, तो इस तरह की डेटा को हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। और वो डेटा जिसको हासिल करने के लिए, जिसको गैदर करने के लिए हमें पेशेंट से इंटरव्यूज़ लेनी पड़ती है, पेशेंट से हमने डेटा कलेक्ट करना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है। तो इस तरह की जो डेटा है इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। तो एमसीक्यू 7 में हमारे साथ पेशेंट क्या कह रहे हैं, पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है। तो ये पेशेंट ने हमें डेटा दिया है, तो इस डेटा को फिर हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। एमसीक्यूज 8, एमसीक्यूज 8 में कहते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम मेनली फोकस ऑन, हमारे साथ जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है, ठीक है, हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की जो कि हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, वो मौजूद है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, सेकेंडरी हो गए, टर्शरी हो गए, ठीक है, क्वाटरनरी हो गए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है, प्रिवेंशन पर होता है। मतलब ये है कि परहेज इलाज से बेहतर है। इससे पहले कि पेशेंट को बीमारी लग जाए और फिर उसका हम क्या करें, केयर करें, उसकी हम ट्रीटमेंट करें, तो क्यों ना हम उस बीमारी के जो
अलामात है या उस बीमारी की जो जड़ है उसको ही ख़त्म करे, ताकि बीमारी के पैदा होने के बिल्कुल चांस ही ना हो। तो प्रिवेंशन जो है ये हमारे साथ क्या होता है, मेन फोकस होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में। क्वेश्चंस की समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। यस सर, आ रही है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, ये मैं आपको जो है ना बार-बार जो है ये बात मैं आपको बताऊँगा कि ये बुक्स आप लोगों ने लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ हैं और आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि लेक्चर्स में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही सारे के सारे वही एमसीक्यूज़ मैंने उठाए हुए हैं। और ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी ना देखें, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बुक को जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ ना अभी, इसी तरह से इसको समझ के देख लें, तो 100% आप लोगों का सब्जेक्ट भी क्लियर होगा और जीपीए भी आप लोगों की 3 से ऊपर ही आएँगी, ये मेरा दावा है। लेकिन शर्त सिर्फ़ मेरी इतनी है कि एमसीक्यूज़ को आपने समझ के याद करना होगा। अब ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से आए। बात यही होगी, लेकिन उन्होंने बात को थोड़ी-सी घुमाई होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ी-सी जो है ना इंग्लिश की भी समझ आती हो। क्यों? क्योंकि बात तो वही होती है, मैं कहता हूँ कि यार मैं जो है ना कल जो है हॉस्पिटल जाऊँगा, ये एक मैंने स्टेटमेंट कही। फिर मैं यही बात जो है दोबारा से दोहराता हूँ दूसरी तरह से, जैसे कि कल जो है ना मैं सुबह उठ के नाश्ता करूँगा, नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर बाइक पर बैठूँगा, फिर जाऊँगा, घर से निकलूँगा और फिर सीधा रोड पर जाते हुए हॉस्पिटल की साइड की तरफ जाऊँगा और फिर हॉस्पिटल में एंटर होके हॉस्पिटल चला जाऊँगा। तो बात तो वही है, हॉस्पिटल की तरफ जाना। लेकिन मैंने क्या किया, सेंटेंस को क्या किया, लंबा किया। उसको मैंने चेंज कर दिया। बाकी मतलब तो इसका वही है कि मैं हॉस्पिटल गया कल। ठीक है? तो सेंटेंस चेंज हो सकता है लेकिन मतलब उसका वही होता है। तो थोड़ी-सी इंग्लिश की समझ आपको आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी जो है ना फिर इस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्वेश्चंस में। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, यस मज़ी सर। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 8 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 9 की तरफ, सॉरी। अच्छा जी, इसको मैं क्लियर कर दूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 9 में क्या कहते हैं? एमसीक्यूज़ नंबर 9 में कहते हैं कि हमारे साथ सब्र करें, यहाँ पर एक क्या करूँ? अच्छा जी, ये हो गया, सही है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 में कहते हैं कि इन देश वी आर मेकिंग गोल्स टू अचीव आवर टारगेट। देखिए, इससे पहले भी ना हमने प्लानिंग की हवाले से एक एमसीक्यू स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है? और वही प्लानिंग के हवाले से ये दूसरा स्टेटमेंट मैंने ऐड किया हुआ है। देखिए, बात वही है, प्लानिंग की हो रही है, लेकिन स्टेटमेंट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया है। कहते हैं कि वो कौन-सा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट्स करते हैं, तो वो हमारे साथ नर्सिंग प्लानिंग होती है। और नर्सिंग प्लानिंग के बाद जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को पेशेंट पर अप्लाई करते हैं या उसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो फिर इसको हम नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो दूसरा टर्म यूज होता है इसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन, सही है। नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ये दूसरा टर्म है जो कि हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि प्लानिंग के बाद आती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, इवोल्वेशन इज द डैश कंपोनेंट इन नर्सिंग केयर प्लान। देखें, मैंने ऐसे एमसीक्यूज़ बनाए हैं, ऐसे एमसीक्यूज़, मतलब ये है कि केएमयू के साथ जो है ना मेरे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, जो कि केएमयू के स्लाइड्स या केएमयू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो केएमयू की जो साइकी है, किस तरह से वो स्टूडेंट को जो है ना ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसी को लेके मैंने क्या किए, एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो हर तरह की क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें कहते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस में हमारे साथ सबसे जो लास्ट स्टेज होता है या जो लास्ट फेज होता है जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, तो ये हमारे साथ कौन से नंबर पर आता है? ये हमारे साथ लास्ट नंबर पर आता है। अगर हम 1 2 3 की बात करें तो ये हमारे साथ
5 नंबर पर हमारे साथ क्या आता है, ये स्टेप जो है हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस में आता है। क्लियर है? एमसीक्यूज नंबर 12। एमसीक्यूज 12 में कहते हैं कि इन देश द पर्सन इज परफॉर्मिंग पुअरली व्हेन ऑब्जर्व। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जब आप उस पेशेंट को देखते हैं तो उसकी जो बिहेवियर होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, बहुत ज़्यादा बुरी होती है, मतलब अच्छी नहीं होती। तो वो हमारे साथ लो सेल्फ इस्टीम है। सेल्फ इस्टीम से मुराद खुद एतमादी। जब आपका अपने ऊपर एतमाद ना हो, जब आप अपने ऊपर जो है ना कॉम्पिटेंट ना हो, या आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से चाहे आप कितने ही स्किलफुल क्यों ना हो, आप जो है ना डर डर के स्किल्स को परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से लोग जो है वो आपको जज करेंगे कि आप सही तरह से काम नहीं कर सकते। तो आप में कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, खुद एतमादी जो है वो आप में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लो सेल्फ इस्टीम कहते हैं। एमसीक्यूज 13। सर इसमें डी भी आ सकता है? जी, इसमें डी वाला भी आ सकता है सर? डी नहीं, डी तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आया है ना, डी ऑल ऑफ द अबव। ईगो जो है ये हमारे साथ एक अलग चीज़ है। हाई सेल्फ इस्टीम से मुराद जब आप मुकम्मल तौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, आपने ऊपर आप में कॉन्फिडेंस मौजूद हो, तो फिर आपको कुछ ना भी आता हो तो आप लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, जबकि हकीकत में कुछ नहीं आता, जस्ट आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आप नहीं कह सकते, लो सेल्फ इस्टीम जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, राइट। एमसीक्यूज नंबर 13। 13 में कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन आर कंसीडर एज। जाहिर बात है, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में मेरा लेक्चर पढ़ा होगा, यूनिट नंबर 1। ठीक है, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन मेंशन किए हैं, तो ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें आपके साथ क्या आता है, करेक्ट आता है, ऑप्शन बी सही है। अच्छा जी, 14 में कहते हैं कैल्शियम, सोडियम, जिंक, आयोडीन आर। कैल्शियम हो गए, सोडियम हो गए, जिंक हो गए, आयोडीन हो गए, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? एसेंशियल अमाइनो एसिड ये हमारे साथ वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी उसको खुद नहीं बनाती। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हासिल करने के लिए हमें बाहर से खुराक लेनी पड़ती है, बाहर से हमें खाना लेना पड़ता है, सब्जियां वगैरह खानी पड़ती है, जिससे उस सब्जियों से, उन खाने से फिर हमारे बॉडी को प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी उसको खुद बनाती हो और उसको हासिल करने के लिए हमें डाइट लेने की ज़रूरत ना पड़ती हो, तो इसको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके साथ कैल्शियम, सोडियम, जिंक, आयोडीन, ये क्या है, ये आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सही है। अब ऐसे भी आ सकता है कि आपको कहा गया हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आपको दिए होंगे कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, तो फिर आपके पास कैल्शियम जो है ये क्या है, ये आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। एमसीक्यूज 15। नेम द कैलिब्रेटेड सिलेंडर दैट होल्ड मेडिकेशन। अच्छा जी, हमारे साथ वो कैलिब्रेटेड सिलेंडर, कैलिब्रेटेड से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक जार है और इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे लाइन लगे हुए होते हैं, जैसे 1 ml, जैसे सिरेंज आप लोगों ने देखे होते हैं ना, 1 ml, फिर उसके बाद लाइन होते हैं, फिर 2 ml, फिर 3 ml, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन।
कैलिब्रेशन। तो कहते हैं कि उस कैलिब्रेटेड सिलेंडर का नाम बताए जो कि हम जिसको हम यूज़ करते हैं मेडिकेशन के लिए, जिसमें हम मेडिकेशन को रखते हैं ख़ास मिकदार में, तो उसको हम बैरल रंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरल कहते हैं। नीडल तो हमारे साथ नीडल होती है, वो तो नहीं है ना। बैरल ये इस तरह से ट्यूब होता है, उसके ऊपर कैलिब्रेशन हुई होती है, 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml, ये हमारे साथ कैलिब्रेशन हुई होती है। इसमें हमारे साथ इसके अंदर ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं। MCQ 16, लीन एनिमा इज एडमिनिस्टर व्हेन अ पर्सन इज हैविंग। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। जो हमारे साथ लीन एनिमा होता है, तो जाहिर बात है वो लोग जिनको कंस्टिपेशन हुई होती है, जिनके स्टूल पास नहीं हो रहे होते, क्यों? हमारे साथ डाइटरी फाइबर की कमी की वजह से, या डिहाइड्रेशन की वजह से, या इनएक्टिविटी करने की वजह से, मतलब इनएक्टिविटी मतलब कोई एक्टिविटीज़ उसकी नहीं होती, ठीक है। तो इसकी वजह से कंस्टिपेशन हो जाती है, कंस्टिपेशन की वजह से स्टूल जो है फिर पास नहीं होते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लीन इनेमा जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। 17 में कहते हैं कि इट इज़ द अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन, सही है, एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटेस्टाइन स्मूथ मसल। अच्छा जी, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है। हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बालों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बिल्कुल लहरों की तरह से, इस तरह से जो है ना वो लहर मारते हुए इस तरह से मूवमेंट कर रही होती है, ठीक है। तो इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो फूड कंटेंट होता है, तो वो आगे स्टमक से आगे जाते हुए इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल, फिर लार्ज, और फिर इसी तरह से जो इससे विटामिन एनर्जी जब इससे ऑब्जर्व हो जाती है, तो फिर इसकी क्या होती है, इसकी एलिमिनेशन होती है। तो वो अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्मूथ मसल ऑफ इंटेस्टाइन में मौजूद जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हो रही होती है, जिसके बेस पर सीलिया जो है मूवमेंट कर रही होती है। सीलिया उस हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं। इस तरह की मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। MCQs 18, आर दोज एक्टिविटीज कैरी आउट म्यूचुअली और एज टीम वर्क। वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि हम क्या करते हैं, मिलजुल कर उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोलेबरेटिव एक्टिविटीज़ कहते हैं। हॉस्पिटल में जो है ना, आप नर्सेज जो है ना हॉस्पिटल में वार्ड में काम करते हैं, तो एक नर्स अगर अकेले काम कर रही है, तो इसको हम इंडिविजुअल कहेंगे, मतलब अकेले वो काम कर रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। और अगर 2-3 नर्सेज मिलकर क्या कर रही है, 20-30 बेड्स को क्या कर रही है, केयर दे रही है, तो इस तरह की जो वर्क है, टीम वर्क है, इसको हम कोलेबरेटिव वर्क कहेंगे, या कोलेबरेटिव केयर कहेंगे, जो कि तीनों नर्सेज मिलकर पेशेंट को दे रहे होते हैं। MCQs नंबर 19, वोमिटिंग सिक पर्सन विल बेस्ट ट्रीट बाय दिस मेथड। हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुसलसल वॉमिट करते हैं, जो भी आप उसको कोई चीज़ ओरली देते हो, तो वो उसको वॉमिट कर लेते हो, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो बेस्ट मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, वो कौन सा है? आप सबको पता है कौन सा है? आईवी आईवी है, इंट्रावीनस आईवी है, सर ठीक है। इंट्रावीनस है, क्यों? क्योंकि ऑरली जब आप उसको देते हो, तो वो तो उसको दोबारा से वोमिट करके वॉमिट बाहर करते फेंक देता है, तो इसलिए फिर हम उनको आईवी के थ्रू ही वो मेडिकेशन वगैरह करते हैं, सही है। राइट सर अच्छा जी, MCQs नंबर 20, MCQs 20 में कहते हैं कि 1 किलोग्राम इज हाउ मैनी पाउंड। 1 किलोग्राम को अगर हम पाउंड्स में देखें, पाउंड्स यूनिट में अगर हम देखें, तो पाउंड्स में 1 किलोग्राम कितने के बराबर आता है? तो 1 किलोग्राम पाउंड्स में अगर इसको हम मैयर करें, तो ये 2.2 लिब्रा के बराबर 2 आते हैं। पाउंड LB ये यूनिट है पाउंड का, ठीक है। तो 1 kg जो है ये बराबर होता है 2.2 लेब्रा का, मतलब 2.2 पाउंड्स, या 2.2 लेब्रा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 लेब्रा। क्लियर है?
यस सर। इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें जो है ना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको जस्ट हम डिस्कस करेंगे और आगे जाएंगे। और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिरी बात है वो मैं एक्सप्लेन करके ही फिर उसको जो है ना आगे लेके जाऊंगा। सही है। तो एमसीक्यूज 20 जी हमारे सर। साथ हो गया है। एमसीक्यूज 21 कहते हैं बीडी मेडिकेशन शुड बी गिवन, मतलब जो हमारे साथ बीडी मेडिकेशन है वो 24 आवर्स में हम कितने टाइम देंगे? ट्वाइस ओनली सर। टू टाइम देंगे। हाँ, 24 आवर में टू टाइम देंगे, मतलब हर 12 आवर्स के बाद। ठीक है, मतलब हमारे साथ कितने हैं बीडी में, हमारे साथ कौन कौन से आते हैं? 6 AM to 6 PM, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा जी, वेरी गुड। तो ट्वाइस अ डे, बीडी मीन ट्वाइस अ डे। सही है। ये हमारे साथ इंट्रोडक्टरी यूनिट है, तो इसमें आपको वो तमाम बेसिक स्किल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है देखने को मिलेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूनिट नंबर 1 कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 जो है वो बेसिक यूनिट होता है। तो इसमें जितने भी बेसिक टर्म आप लोग सीखते हैं उसको आप समझते हैं, तो उससे आपके आने वाले जो यूनिट है उसको समझना आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अच्छा जी, एमसीक्यू 22 की तरफ आते हैं। 22 में कहते हैं कि 2 pints ऑफ ब्लड इज इक्वल टू 1 pint कितने के बराबर होता है? 1000 ml। 1 pint, 1 pint सर 500 500। 500 के बराबर होता है। तो 2 pints मतलब 500 प्लस 500 टोटल हो गए 1000 ml। तो 1 pint नॉर्मली 1000। हमारे साथ 500 ml के बराबर होता है। यहाँ पर ये आपसे 2 pints की बात कर रहे हैं, तो 2 pints इज इक्वल टू व्हाट? 1000 ml। तो इसमें यहाँ पर आपके पास आएगा 1000 ml, जो है ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। MCQs 23. Pain, headache, and feeling of worry are example of what kind of data? पेन हो रही है एक पेशेंट को, सर दर्द हो रहा है और वो परेशान है, तो ये हमारे साथ डेटा की कौन सी किस्म है? देखिए, एक पेशेंट है, वो आपके सामने बैठा है, उसने कुछ भी आपको नहीं कहा है, तो उसको उसके कहे बगैर क्या आपको ये मालूम हो सकता है कि इस पेशेंट को पेन हो रही है? आपको मालूम हो सकता है उसके उसके कहे बगैर? नहीं सर। नहीं हो सकता। इसी तरह से उसको सर दर्द हो रहा है और वो आपको ना बताए, तो आप खुद उससे मालूम कर सकते हो कि इसको सर दर्द हो रहा है? नो सर। हाँ, और वो परेशान है तो भी आप नहीं मालूम कर सकते जब तक उसने आपको खुद ना बताया हो। तो ऐसा डेटा जो कि पेशेंट आपको खुद दे, बता के आपको कहे, तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। डेटा कहते हैं। ऑप्शन ए आपके पास। देखिए, इससे पहले भी हमने सब्जेक्टिव डेटा के हवाले से स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको सब्जेक्टिव डेटा जो है उसको क्लियर करके दिया। तो एग्जाम्पल के जरिए भी आपको एमसीक्यूज वो आपको दे सकते हैं, और उस सब्जेक्टिव डेटा की डिफिनीशन भी वो आपको दे सकते हैं, जिसमें आपने सेलेक्ट करना होता है कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों तरह से आप लोगों ने मेंटली रेडी होना होता है। बाकी पेपर इंतहाई इजी और इंतहाई सिंपल होता है। 24 में कहते हैं कि बिलीव और एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट। आपकी नज़र में एक चीज़ किस हद तक अहमियत की हामिल है? आप एक चीज़ को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? आपके लिए एक चीज़ या आपके लिए आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा अहम है? तो ये जो हमारे साथ ये जो डिफिनीशन यहाँ पर मौजूद है, बिलीव और एटीट्यूड, आपका किसी चीज़ के बारे में जो रवैया होता है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वैल्यू कहते हैं, वैल्यू करना। आपके लिए एक चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहम है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। तो ये जो ऊपर डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन है किस चीज़ की? वैल्यू की। तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। एमसीक्यूज 25। एमसीक्यूज 25 में कहते हैं कि डैश इज एन इंटरनल फीलिंग्स दैट समथिंग इज ट्रू। कि आप जो है, देखिए, मेरी अप मेरा जो है मेरा मेरा जो है अपना नज़रिया है,
आपका अपना नज़रिया है। आपके जो ख़्यालात हैं, आपकी जो सोच है वो आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह से उसके बारे में आप सोच रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, उसी नज़र से मैं भी उसको देखता हूँ और मेरी भी सोच बिल्कुल उसी तरह से होती है, जो कि आप सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो आपका किसी चीज़ के बारे में जो राय होता है, आपके जो ख़्यालात होते हैं, आपकी जो सोच होती है, आप किस तरह से चीज़ों को कंसीडर करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार ये पेप्सी पीना जो है ये ठीक नहीं है, इससे स्टमक ख़राब होता है, इससे हाज़मा ख़राब होता है, ये मेरा बिलीव है, ठीक है? और दूसरे नंबर पर आप मेरे सामने बैठी हैं, आप मुझे कहती हैं कि नहीं पेप्सी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हाज़मे के लिए पेप्सी पीना ज़रूरी है, तो ये आपका बिलीव है। तो अब मेरी नज़र में पेप्सी पीना गलत है, आपकी नज़र में पेप्सी पीना गलत नहीं है।